हेलो फ्रेंड्स। सीटेट के एग्ज़ाम में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से हर साल सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टीचर के रूप में आप ऐसे बच्चों को पहचान सकें। अगर कोई बच्चा सामान्य बुद्धि होने के बावजूद भी लिखने, पढ़ने या गणना करने में कठिनाई का सामना करता है, तो समस्या उसकी बुद्धि की नहीं है, बल्कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। आज हम इसी टॉपिक को क्लासरूम बेस्ड सिचुएशन और एग्जाम ओरिएंटेड दोनों अप्रोच से समझेंगे और वीडियो के अंत में मिलेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए पीवाईक्यूज और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को याद करने की ट्रिक। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वो सिचुएशन है जिसमें बच्चे की समझने, सीखने, पढ़ने, लिखने या बोलने और कैलकुलेशन करने की, याद रखने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। जबकि उसकी बुद्धि सामान्य या एवरेज होती है, फिर भी बच्चा चीज़ों को समझने में, सीखने में, देखने में, बोलने, लिखने में और छोटे मोटे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ 5 प्रकार की होती हैं और इन्हें एनसीईआरटी में 5 डीज कहा जाता है। तो फर्स्ट है आपका डिसलेक्सिया, ये पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है। सेकंड है डिसग्राफिया, ये लिखने की अक्षमता को दर्शाता है। थर्ड है डिसकैलकुलिया, ये हमारे मैथ्स की प्रॉब्लम को दर्शाता है। उसके बाद है आपका डिस्प्रैक्सिया, ये हमारी मोटर स्किल के कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है। और नेक्स्ट है हमारा डिसअफेजिया, यहाँ पर ADHD गलत लिखा हुआ है, इसको आप डिसअफेजिया कर लेंगे। डिसअफेजिया हमारे लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया का मतलब होता है, डिस माने कठिनाई और डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। इसमें बच्चे को पठन विकार होता है, उसको पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बच्चे को रीडिंग करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर बच्चा किस तरह की कठिनाई को फेस करता है। सबसे पहले वो अक्षर और शब्द को पहचानने में उसको कठिनाई होती है। पढ़ते समय वो शब्दों का जो क्रम है उसको उल्टा पुल्टा कर देता है। जैसे कि 100 लिखा है तो उसको वॉस पढ़ लेता है। स्पेलिंग में बच्चा कठिनाई करता है। बच्चों की रीडिंग में फ्लुएंसी नहीं होती। पढ़े हुए शब्दों को उसे दोबारा पहचानने में परेशानी होती है। समान दिखने वाले अक्षरों में बच्चा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे कि D होता है, B होता है, P और Q, जो वर्ड एक जैसे दिखते हैं उनमें बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है। तो ये जो लक्षण हैं ये डिसलेक्सिया वाले बच्चे में साफ दिखाई देते हैं। डिसलेक्सिया के भी प्रकार होते हैं। देखते हैं डिसलेक्सिया के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया 4 तरीके का होता है। पहला है आपका फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया, इससे बच्चा ध्वनियों को पहचानने में और शब्दों को सही ढंग से पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। सेकंड है आपका स्पर डिसलेक्सिया, बच्चा यहाँ पर शब्दों को पहचानने में गलती करता है, खासकर जो शब्द दिखने में मिलते जुलते होते हैं, लाइक वॉज, सो, पी, क्यू, जो दिखने में जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं उनको बच्चा पहचानने में गलती करता है। नेक्स्ट है आपका डबल डेफिशिएट डिसलेक्सिया, इसमें बच्चे के पास दोनों प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ध्वनियों को भी पहचानने में प्रॉब्लम होती है उसको और शब्दों को पढ़ने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हिंदी में अक्षर होता है ना, श सलगम वाला, सा सपेरा वाला और सा षटकोण वाला, बच्चा इनमें अंतर नहीं कर पाता और इनको गलत से प्रोनाउंस करता है। फोर्थ है आपका विजुअल डिसलेक्सिया, यहाँ बच्चों को अक्षरों और शब्दों को देखने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर कन्फ्यूज़ होता है। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों में बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाता है, उनको पहचानने में वो गलती करता है। अब समझिए कि डिसलेक्सिया के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। बच्चा यहाँ पे अक्षरों का जो क्रम है उसको बदल देता है। सेकंड है वो जो सेम दिखने वाले अक्षर हैं उनमें कंफ्यूज रहता है, जैसे कि 6 को 9 पढ़ना और 9 को 6 पढ़ना। बच्चा अटक अटक कर पढ़ता है, कई बार वो शब्दों को छोड़ देता है या कई बार वो स्पेलिंग में ऐसी मिस्टेक करता है कि साइलेंट जो वर्ड्स होते हैं उनको छोड़ देता है लिखने में। उसकी जो पढ़ने की समझ है, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़कर वो उसका कोई निचोड़ नहीं निकाल पाता, पढ़े हुए कंटेंट को बच्चा समझ नहीं पाता। पढ़ते हुए वो लाइन छोड़ देगा, लिखते हुए वो लाइनें छोड़ देता है, धीरे पढ़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा पढ़ने में और बच्चों की तुलना में। उसका जो वहाँ पर कॉन्सन्ट्रेशन है वो भी नहीं बनता है और बच्चों को याद रखने में कठिनाई होती है। वो जो अक्षर ध्वनियाँ उसने सीखी हैं उन्हीं को ही वो भूल जाता है। लिखने में बच्चे को कठिनाई होती है, लिखावट उससे कमज़ोर होती है, शब्दों को छोड़ देता है वो लिखते हुए। ठीक है, तो ये था हमारा डिसलेक्सिया। अब नेक्स्ट जो विकार है वो है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग डिफ़िकल्टी। ग्राफ मीन्स आप ग्राफ बनाते हैं ना हाथ से और हाथ से ही लिखते हैं, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं कि डिसग्राफिया मीन्स राइटिंग डिफ़िकल्टी, लिखने की प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पर होती है। तो बच्चा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेस करता है। सबसे पहले उसको हैंड राइटिंग में कठिनाई होती है, वो कहीं पर बड़े वर्ड बना देता है, कहीं पे स्मॉल लेटर बना देता है। एक जो आकार होता है अक्षरों का उनको वो सही तरीके से नहीं बना पाता। लिखने की स्पीड उसकी बहुत कम होगी। स्पेलिंग में लगातार बच्चा मिस्टेक करता है, कठिनाई फील करता है
और जो व्यवस्थित ढंग से चीज़ें लिखी होती हैं उनको एक सीक्वेंस में लिखने में उसको परेशानी होती है। अगर बच्चे को किसी कॉपी मिल जाए कि आप यहाँ से देखिए काम कॉपी कर लो, तो बच्चा देखकर भी कॉपी नहीं कर पाता, उसमें भी कई सारी मिस्टेक्स कर देता है। लिखते समय लेटर छोड़ना या अपनी मर्ज़ी से कोई भी नया शब्द जोड़ देना, इस तरह के काम बच्चा यहाँ पर करता है। ठीक है? ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो मौखिक रूप से तो बहुत अच्छे से उत्तर दे देते हैं, लेकिन जब आप उनसे कहेंगे ठीक है लिख के दिखाइए, तो वो लिखने में इतनी सारी मिस्टेक करते हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, वर्डों का सीक्वेंस नहीं होता है, स्पेस नहीं देते वो इक्वल वर्ड्स लिखने में, ठीक है? और लेटर को छोड़ देंगे या नया लेटर जोड़ देते हैं। इस तरह की मिस्टेक बच्चे डिस्ग्राफिया में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो डिफ़िकल्टी है वो है हमारी डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया एक मैथमेटिक डिफ़िकल्टी है। आप कैलकुलिया से आप कैलकुलेशन करके इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कैल्कुलिया जो है वो मैथ की प्रॉब्लम से, मैथ की स्किल से प्रॉब्लम को दर्शाता है। यहाँ पर बच्चे को सामान्य जोड़ घटा गुणा करने में, मैथ्स के नंबर्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे को यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो नंबर को पहचानने में कठिनाई फील करता है, काउंटिंग्स उसको जल्दी से याद नहीं होते, नंबर सेंस उसके अंदर कमज़ोर होता है, वो 6 को 9 समझ लेता है, 9 को 6 समझ लेता है, जो सिम्बल्स मैथ में होते हैं मल्टीप्लाई को प्लस मान लेता है, बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको माइनस प्लस वो नहीं कर पाता या करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, पज़ल हो जाता है। मैथमेटिकल सिंबल्स को समझने में उसे प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे को जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैथ का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, वो बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता और बच्चों को जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें बच्चा स्टक कर जाता है, उनको सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है? तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को कैलकुलिया में होती हैं, डिस्कैल्कुलिया में होती हैं। नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज़ है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है। फेजिया जो वर्ड है वो एक भाषा रिलेटेड वर्ड है, इसका हिंदी में भाषा संबंधी अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है वो भाषा संबंधी प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है? इसमें बच्चे को क्या सिम्टम्स दिखते हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बच्चा यहाँ पर लैंग्वेज को समझने में कठिनाई फील करता है, उसको सही शब्द खोजने में परेशानी होती है, वाक्य बनाने में उसको प्रॉब्लम होती है। अगर उसे कोई एक्सप्रेशन देना है जो उसके भाव हैं, उस भाव के अकॉर्डिंग बच्चा सही शब्द का चयन नहीं कर पाता, तो अपनी बात कहने के लिए सही उपयुक्त जो शब्द होने चाहिए उनको नहीं यूज़ कर पाता है। और जब कोई से दूसरा इंस्ट्रक्ट करता है, दूसरों के इंस्ट्रक्शन को समझने में भी उसे बहुत कठिनाई होती है। टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चे को नहीं समझ आता कि टीचर ने क्या बोला है, फिर वो बाकी बच्चों को देखता है कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा सब बच्चे बैग को पैक कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चा औरों को देख के अपना बैग पैक करता है। इस तरह से इसको नॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी समझ में नहीं आते। तो ये सभी लक्षण डिसफेजिया के लक्षण हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया एक मोटर स्किल जो होती हैं उनको यूज़ करने में डिफ़िकल्टी है। जब बच्चा कुछ मोटर कोऑर्डिनेशन करता है वहाँ पर बच्चा कठिनाई महसूस करता है। जैसे कि बच्चा मूवमेंट करता है, पेंसिल को पकड़ता है, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। तो बच्चे को यहाँ पे फाइन मोटर स्किल की जो टास्क हैं उनमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल बच्चे को पेंसिल पकड़नी है, किसी चीज़ में कलर भरने हैं, हम उसे बार बार कहेंगे लाइन से बाहर नहीं निकालना, लेकिन बच्चे अपने हैंड पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका आइज़ कोऑर्डिनेशन हैंड के साथ नहीं बन पाता और वो लाइन से आउट कलर कर देता है। ठीक है? बच्चे को अगर अपने शू लेग बांधने पड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काम हैं जो फाइन मोटर स्किल्स से होते हैं और बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है। कुछ बच्चों से अपना लंच बॉक्स नहीं खुलता है, पानी की बॉटल नहीं खुलती है, बैग की चैन उनको लगानी नहीं आती है। वहाँ पर उनकी जो उनकी स्किल है, जो फाइन मोटर स्किल है, वो उनको सपोर्ट नहीं करती। जहाँ पर भी हैंड और आइज़ कोऑर्डिनेशन करना है, वहाँ बच्चा नहीं कर पाता इस काम को। 3-4 ईयर्स की एज में तो ये सामान्य है कि बच्चे की इतनी स्किल डेवलप नहीं हुई होती, लेकिन अगर बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में है और फिर ये बैग की चैन नहीं खोल पा रहा है या पेंसिल को ठीक से ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे को डिस्प्रैक्सिया है। कोऑर्डिनेशन वाले सभी कामों में उसको समस्या आती है और जब नई मोटर स्किल सीखने का टाइम आता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जहाँ सामान्य बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, उस बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है उस नई मोटर स्किल को सीखने में। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि एक बार में पूरा। डिसलेक्सिया आपका था रीडिंग यानी कि पठन विकार। नेक्स्ट था आपका डिस्ग्राफिया यानी कि राइटिंग लिखित संबंधी विकार। फिर है आपका डिस्कैल्कुलिया, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है यानी कि गणित में गणनाएं संबंधी प्रॉब्लम बच्चे को होती हैं। नेक्स्ट था आपका डिस्फेजिया, लैंग्वेज संबंधी विकार। और फिर है डिस्फ्रेक्सिया, मोटर प्लानिंग बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाता है, क्रिया मूवमेंट्स जो होते हैं उससे संबंधित विकार बच्चे को हो जाता है। क्लियर हुए? आप अपने तरफ से कोई भी बिनोमिक बना के, कोई लिंकअप बना के इनको लर्न कर सकते हैं। और वैसे तो बहुत इजी है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन,
फेजिया मतलब भाषा, डिस्प्रैक्सिया मतलब स्प्रेड नहीं कर पा रहा है, बच्चा अपने हाथ पाँव नहीं चला पा रहा है, उनको स्प्रेड आउट नहीं कर पा रहा है, तो डिस्प्रैक्सिया। डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ राइटिंग रिलेटेड हो गया। और फिर आपका एक बचता है डिसलेक्सिया, वो आपका रीडिंग संबंधी हो गया। आप देखते हैं इन 5Ds वाले बच्चों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे एकेडमिक अचीवमेंट में स्पेसिफिक डिफिकल्टीज फेस करते हैं, रीडिंग में, स्पेलिंग में, राइटिंग में या मैथ्स में इनका परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में इनको परेशानी होती है, वर्किंग मेमोरी से संबंधित डिफिकल्टीज इनको हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने में इनको टाइम लग जाता है, अटेंशन में इनकी डिफ़िकल्टी हो सकती है, और एक स्किल में वीकनेस और दूसरे क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाना ये संभव है। हो सकता है बच्चा एक काम में कमज़ोर है लेकिन दूसरे काम में बहुत अच्छा हो सकता है उसको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन लैंग्वेज में बहुत अच्छा उसके विचार है, बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोल पाता है, या बहुत अच्छा उसका आर्ट है, तो दूसरे क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बार बार प्रैक्टिस के बावजूद भी जो पर्टिकुलर स्किल है उसमें बच्चों को डिफ़िकल्टी रह सकती है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से 5Ds के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, यानी कि बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स कॉमन है बच्चे के अंदर। अब देखेंगे कि यहाँ पर रोल ऑफ टीचर क्या होगा, टीचर की क्या भूमिका होगी, टीचर कैसे इन बच्चों को डील करेगा। तो सबसे पहले बच्चों को हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचानना है कि बच्चे को कहाँ पर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। उसके बाद हमें उसे इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देने हैं, यानी कि उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हमें उन्हें प्रेजेंट करना है। फिर हमें मल्टी सेंसरी टीचिंग कराना है, जिसमें बच्चा देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, बोल भी रहा हो, लिख भी रहा हो और करके भी सीख रहा हो, यानी कि जितने भी बच्चे के सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे यूज़ हो रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमें ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, उनको अगर ज़रूरत है तो मैं उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। फिर हम किसी भी कंसेप्ट को इन बच्चों को छोटे छोटे स्टेप्स में कराएं ताकि बच्चा आराम से मैनेज कर सके। हम उन स्टेप्स में डिवाइड करके बच्चों को सिखाएं, जिसका एक स्टेप कंप्लीट होता है फिर हम उसको दूसरा टास्क दें, ठीक है। पॉइंट 6 है, बच्चों को हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। अगर बच्चा कोई छोटी सी प्रोग्रेस भी करता है तब भी हमें उसे इनकरेज करना है। इसके बाद हमें इन बच्चों को पीयर सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। जो बच्चा अपने ग्रुप में सीखता है वो किसी बड़े के सिखाने से भी कई बार नहीं सीख पाता, और रिपीटेशन और प्रैक्टिस तो इनके लिए मेन की है। किसी भी काम को हम अभ्यास से परफेक्शन में ला सकते हैं, तो बच्चों को प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी, रिपीटेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करते हैं। रीडिंग डिसेबिलिटीज़ क्या थी? डिसलेक्सिया। राइटिंग डिसेबिलिटीज़ डिसग्राफिया। मैथमेटिक डिसेबिलिटीज़ डिसकैलकुलिया। लैंग्वेज रिलेटेड डिस्फेजिया। और मोटर प्लानिंग डिफ़िकल्टी डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रीड, राइट, मैथ, लैंग्वेज, मोटर, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया। इस तरीके से आप इनको एक सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं। आप देखते हैं इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया में मुख्य कठिनाई किस क्षेत्र में आती है? तो डिसलेक्सिया में एक पठन विकार है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, लिखित पाठ को समझना, शारीरिक गतिविधियों का समन्वय, दूसरों की भावनाओं को समझना और चित्र बनाना। तो यहाँ पर हमें कहीं भी पठन विकार दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम इन चारों में से देखेंगे कि लिखित पाठ को समझना, यानी कि पढ़ने के बाद समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की सामान्य विशेषता कौन सी है? शारीरिक समन्वय में कठिनाई होती है? नहीं। स्थानिक जागरूकता में कठिनाई होती है? नहीं। रचनात्मक समस्या आती है? नहीं। ध्वनि संबंधी प्रॉब्लम बच्चे को होती है? सुनने में हमने 4 टाइप्स का डिसलेक्सिया पढ़ा है, तो वहाँ पे बच्चों को सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, फोनिक्स को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ध्वनि संबंधी जो कठिनाई है उसमें भी बच्चे को डिसलेक्सिया की सामान्य विशेषता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्ग्राफिया की विशेषता किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया एक लिखित विकार है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, डिफिकल्टीज इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गणितीय गणनाएं करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो इसका क्लियर आंसर है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ व्यवस्थित सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है? इसका आंसर है डिस्ग्राफिया, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हाथ आँख के समन्वय, संतुलन और हाथों की कुशलता को प्रभावित करती है? तो ये हमारा डिस्प्रैक्सिया है, जहाँ पर हम मोटर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है,
राइट। डिस्ग्राफिया एक राइटिंग डिसऑर्डर है, राइट। डिस्ग्राफिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, नो। डिसलेक्सिया एक राइटिंग डिसऑर्डर है, नो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे। ये मल्टी स्टेज वाला क्वेश्चन है कि ए भी सही है, बी सी सही है। अच्छा, इधर ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिसलेक्सिया से जूझ रहे विद्यार्थियों को पढ़ना किस प्रकार सिखाया जा सकता है? लंबे और जटिल पैसेज देकर? नहीं। एसोसिएशन मेथड द्वारा? नहीं। व्यवस्थित और फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग द्वारा? ठीक है, बोल बोल के ही बच्चों को कराया जा रहा है, तो ये आंसर सही होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्रैक्सिया सीधे तौर पर किस प्रकार की कठिनाई होती है? डिस्प्रैक्सिया आपकी शरीर के अंगों के जो समन्वय में कठिनाई होती है, हैंड आइज कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्ग्राफिया क्या है? हकलाने से संबंधित है, ये ग्रोस मोटर इम्पेयरमेंट से संबंधित है, लोकोमोटर डिसऑर्डर है, या फिर अक्षरों और आकृतियों को बनाने में कठिनाई से रिलेटेड है, ये ध्यान की कमी और इम्पल्सिव बिहेवियर से संबंधित है। तो हमारा जो डिस्ग्राफिया है वो हमारा रिटन प्रॉब्लम है, ठीक है, लिखने से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सी होगा। अक्षरों और आकृतियों को बनाने में कठिनाई से संबंधित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्लियर है दोस्तों? आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।